नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ हिमांशु और आइए अब चलते सुपरफास्ट खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज का तूफानी चुनावी प्रचार उनका लगातार जारी है। वो आज प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद की चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इलाहाबाद महानगर में वो एक रोड शो में भी शामिल होंगे। इस बार वो कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के पक्ष में संयुक्त सभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव आज सुबह 10:40 पर प्रतापगढ़ के केपी कॉलेज मैदान में विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़, पट्टी, रानीगंज और विश्वनाथगंज की संयुक्त चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद वो 11:30 बजे कौशाम्बी के कादीपुर मेला मैदान में एक संयुक्त जनसभा करेंगे, जिसके बाद इलाहाबाद जिले के करचना, मेजा, बारा और कैराव सीट के लिए संयुक्त जनसभा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज इलाहाबाद जिले के रामलीला मैदान में सौराव विधानसभा इलाके में रोड शो करेंगे। इसके बाद वो कौशाम्बी जिले में कृषि मैदान, सैनिक चौराहा से रातू विधानसभा की जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनका अल्लाहपुर में रोड शो और जनसभाओं का कार्यक्रम है। वहीं बीजेपी नेता राजनाथ सिंह आज प्रतापगढ़ और रायबरेली जिले में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 21 फरवरी को दोपहर 2:40 पर झांसी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता कलराज मिश्र श्रावस्ती, फैजाबाद की जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बांदा, रायबरेली और वाराणसी जिले में जनसभाएं करेंगी, जबकि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी इलाहाबाद और प्रतापगढ़ जिले की जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी बाकी बचे चरणों के लिए प्रचार तेज कर दिया है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बसपा को बहनजी संपत्ति पार्टी करार देने वाले पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए उन्हें नेगेटिव दलित मैन बताया और कहा कि मोदी को दलितों द्वारा थोड़े थोड़े आर्थिक सहयोग से अपने आंदोलन को बढ़ाया जाना अखर रहा है। मायावती ने सुल्तानपुर में कहा कि पीएम मोदी ने उरई में एक रैली में बसपा को बहनजी संपत्ति पार्टी बताया था। मोदी पर पूरे प्रदेश में बसपा के बढ़ते जनाधार को देखकर वो दुखी हैं। आज से सुप्रीम कोर्ट पदोन्नति में आरक्षण के मामले की सुनवाई शुरू करेगा। पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुनवाई अब जस्टिस एम.बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर के हिसाब से बेंच रिव्यू करते हुए व्यवस्था बदली है। पहले जस्टिस लोकुर के साथ जस्टिस प्रफुल्ल सी पंत मामले की सुनवाई कर रहे थे। करीब 9 महीने में पदोन्नति का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी सुनवाई पर टकटकी लगाए हैं। दरअसल 30 अप्रैल 2016 के बाद से प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई है। करीब 15,000 कर्मचारी पदोन्नति पाए बगैर ही रिटायर हो गए हैं। इसलिए कर्मचारी अब फैसला चाहते हैं ताकि रिटायर होने से पहले पदोन्नत हो सके। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 2002 को खारिज किया है। भ्रष्टाचार और हवाला मामले में मीट निर्यातक मोइन कुरैशी के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उसके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। सीबीआई ने कुरैशी की मदद के आरोप में पूर्व निदेशक एपी सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कुरैशी के सहयोगी आदित्य शर्मा, टाइमैक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक प्रदीप केनरू और दूसरे अज्ञात लोगों का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के कहने पर सीबीआई ने सोमवार को मोइन अली के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली, गाजियाबाद, हैदराबाद और चेन्नई में कई ठिकानों पर छापेमारी के साथ पूर्व निदेशक एपी सिंह के आवास पर भी तलाशी ली गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाले के दौरान आयकर विभाग ने कोर्ट को बताया था कि हवाला कारोबारी मोइन कुरैशी के सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह से रिश्ते थे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को एक बार फिर घेरे में लिया है। स्वामी ने दावा किया है कि कार्ति चिदम्बरम और उनकी कंपनियों के विदेशी बैंकों में 21 ऐसे खाते हैं जिनकी जानकारी आयकर विभाग को मुहैया नहीं कराई गई है। स्वामी ने वित्त मंत्रालय पर इस मामले में चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया है। स्वामी ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्रालय में बैठे चिदम्बरम के मित्रों के दबाव में आकर विभाग ने मामलों में कार्रवाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाया।
एक प्रेस नोट में स्वामी ने वित्त मंत्रालय और इनकम टैक्स अधिकारियों पर कार्ति चिदम्बरम के बारे में जानकारी दिए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया है। स्वामी का कहना है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी जांच को सही दिशा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मामले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे दखल की मांग की है। हापुड़ में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते एक सतबीर सिंह नाम के दरोगा को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल दरोगा के खिलाफ एक पीड़िता ने एंटी करप्शन को शिकायत दी थी, जिसकी शिकायत पर मेरठ एंटी करप्शन के सीओ ने अपनी टीम के साथ मिलकर दरोगा को चौकी में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और थाने में लाकर दरोगा से पूछताछ शुरू कर दी। दरोगा को गिरफ्तार करने की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया और पुलिस के अधिकारी भी मामले की जांच में जुट गए। दरअसल पीड़ित सपनावत चौकी पर 307 के मुकदमे में से बच्चों के नाम निकालने के लिए परपा गांव निवासी रामेश्वर से 50,000 रुपए चौकी रामेश्वर सिंह ने कुछ रुपए चौकी इंचार्ज को दे दिए थे, लेकिन दरोगा सतवीर सिंह और रुपए मांगने लगा। मांग को बढ़ता देख रामेश्वर सिंह एंटी करप्शन मेरठ टीम के पास पहुंचा और अपनी आपबीती सुनाई। शिकायत के आधार पर मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ मिलकर दरोगा सतवीर सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में जुट गए। निवासी इसी थाना क्षेत्र के रामेश्वर नाम है इनका कोई मुकदमा के विषय में डिमांड की गई थी उनसे नाजायज रूप से पैसे लेने की। उन्होंने सूचना इसके एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को दी और वो जो सूचना इन्होंने दी उसकी जांच की गई, वो सही पाई गई और उसी क्रम में आज जो कि सपनावत पर कंप्लेंट रामेश्वर से 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। मुकदमा कायम कराया जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई। हमने पीछे हमारा वाद हो गया, मारपीट हो गई, 3 भयंकर, एक भतीजे का चोट लगी गंभीर। हम पे ही ऐसी धारा में हमारा चालान कर दिया, 307 भी लगाई गई, जबकि हमारे सिर फटे हुए। अच्छा, उसके बाद इन्होंने दूसरी उन पे भी लगा, उन पर तो लगती जब हमारी चोट थी, लेकिन हम पे भी लगाई, लेकिन उन्होंने पैसा लेकर फिर उन पैसे हटा दी, तो फिर हम पैसे नहीं हटा दी। मैंने शनिवार में शिकायत करी एंटी करप्शन से और इन्होंने रुपए लेने की बात कर रही है, 50,000 रुपये मांग रहे। गाजियाबाद जिले के मोदीनगर में हुए भोजपुर एनकाउंटर मामले में 20 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुना दिया। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेश चौधरी की अदालत ने भोजपुर एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए 4 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है। इस एनकाउंटर में जलालुद्दीन सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी। 22 फरवरी को सीबीआई कोर्ट आरोपियों को सजा सुनाएगी। पीड़ित के परिवार वालों को 20 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार न्याय मिला, जब कोर्ट ने भोजपुर एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए 4 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। दरअसल 8 नवंबर 1996 को भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित मछली गांव के पुलिया के पास 4 युवकों का एनकाउंटर किया गया था। इसके बाद मारे गए युवकों के परिजनों ने इसे फर्जी बताया था। इसके बाद 20 साल से कोर्ट में ये मामला चल रहा था। ये जो घटना है ये वर्ष 96 की है और इसमें भोजपुर थाने से संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चला था कोर्ट के अंदर और उनका आरोप था कि उन्होंने 4 लोगों की जो यंग यानी इनोसेंट पीपल थे उनकी गोली मारकर हत्या की थी। बाद में ये जांच सीबीआई को दे दी गई थी और उस जांच के दौरान सीबीआई ने पाया कि ये चारों लोग, इसमें इनफैक्ट 5 मुलजिम थे, एक ट्रायल के दौरान मर गए, तो इन्होंने उनका हत्या की और बाद में उसको फेक एनकाउंटर का नाम दे दिया। मार रखे हैं। कब मारे थे? 96 में। तो आज क्या उसका फैसला आना है? हाँ जी। तो आप किस प्रकार की उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इनको कैसी सजा दे? भाई ये है कि भगवान को सजा दे, जैसे हमारे बच्चे मार रखे हैं उन्होंने, कड़ी से कड़ी सजा दे भाई ना। मुंबई में आज बीएमसी चुनाव के लिए मतदान जारी है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार बीएमसी चुनाव में मतदाता नोटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतदान के लिए 7,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ है और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। बीएमसी चुनाव में 227 सीटों के लिए कुल 2,275 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें 1,190 उम्मीदवार पुरुष हैं और जबकि 1,084 उम्मीदवार महिलाएं हैं और 1 उम्मीदवार ट्रांसजेंडर है। मुंबई महानगर पालिका के चुनावों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी ट्रांसजेंडर को चुनावों में उतरने का मौका मिला है। प्रशासन ने मुंबई में 726 मतदान केंद्रों को संवेदनशील केंद्रों के तौर पर चिन्हित किया है।
इसमें से 17 मतदान केंद्र बेहद संवेदनशील हैं। मतगणना 23 फरवरी को होगी। पिछले 22 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। 23 फरवरी को आने वाले नतीजों में इसका भी पता चल जाएगा कि दोनों पार्टियों की टूटी हुई दोस्ती का चुनाव पर कितना असर रहा। इधर 22 साल बाद बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना आमने सामने आई है। चुनाव राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए साख का सवाल बन चुका है। बीजेपी नेताओं ने अपनी जीत का दावा किया है। दल हैं जो सिर्फ चीखते हैं, चिल्लाते हैं और एडिटोरियल्स लिखते हैं। उनके प्रति टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, एक पारदर्शी सरकार, एक सरकार जो अकाउंटेबल है और जो सिर्फ प्रगति की राजनीति करते हैं। जो लोग दिन ब दिन अलग अलग मुद्दे उठाते हैं अपने निजी फायदे के लिए, वो महाराष्ट्र की जनता या मुंबई की जनता के बारे में क्या सोचने वाली है? मुंबई की जनता का सामना कर नहीं पा रही है। 140 लाख मुंबईकर ने निश्चय निर्धार किया है परिवर्तन इस बार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा को मुंबई में संपूर्ण बहुमत मिलेगा। नरेंद्र मोदी का विकास का मॉडल मुंबई में चलेगा। और मत किस व्यक्ति को देना, किस पार्टी को देना, ये भी उसका अधिकार है, पर मतदान के अधिकार का उपयोग करना चाहिए। और मतदान करते समय जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स इसका विचार न करते हुए अपने विकास के लिए मतदान करना चाहिए। इससे लोकतंत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। स्वार्थ है सरकार बनाने के लिए, मोदी जी को सपोर्ट किया, लेकिन आपने जनता को, देश को जो वचन दिए थे वो कितने पूरे किए? लेकिन आप सिर्फ सत्ता को चिपक कर बैठे, वही स्वार्थ है। महाराष्ट्र में एक भी आपने जो आश्वासन वचन दिए थे पूरे नहीं हो गए। देश चाहे पाकिस्तान के बारे में जो आपने भूमिका ली थी, कठोर भूमिका लेने की बात कही थी, वो आपने पूरी नहीं की है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। ये सभी मुद्दे महाराष्ट्र के चुनाव में, प्रचार में आए हैं और लोग उसके बारे में सोचेंगे अभी। आज बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा ने भी अपना वोट डाला। रेखा ने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। रेखा को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी लग गई। रेखा ने बांद्रा के माउंट मैरी स्कूल में मतदान किया। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी वोट डाला, जिसके बाद उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट कर कहा कि मैंने अपने दिन की शुरुआत वोट डालने के साथ की है। हमारे देश और इसके विकास के लिए वोट डालना हमारा कर्तव्य है। आप भी बाहर जाएं और मतदान करें। केंद्र सरकार ने खादी और ग्राम उद्योग आयोग के बिना इजाजत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापने से मना किया है। नए साल के मौके पर पिछले महीने खादी उद्योग की डायरी और कैलेंडर में पीएम की चरखा चलाते फोटो छपी थी, जिस पर भारी विवाद हुआ था। वहीं अपनी सफाई में आयोग के अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने 2017 के कैलेंडर में महात्मा गांधी की जगह मोदी की फोटो इस्तेमाल करने के लिए पीएम कार्यालय से इजाजत ली थी। अब लघु, सूक्ष्म और मध्य उद्योग मंत्रालय ने आयोग को मेमोरेंडम भेजकर कहा है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर छापने से पहले पीएमओ से इजाजत ली जाए। मंत्रालय द्वारा आयोग को भेजे गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की तस्वीरों के केवीआईसी द्वारा कैलेंडर और डायरी में इस्तेमाल के बाद कुछ बिंदु तय किए गए हैं जो भविष्य में केवीआईसी को फॉलो करने होंगे। एन चंद्रशेखर ने आज टाटा समूह की बागडोर संभाली। चंद्रशेखर को 12 जनवरी को टाटा समूह की अनेक परिचालन कंपनियों के प्रवर्तक फर्म टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। टाटा समूह के 150 साल के इतिहास में इस पद के लिए चुने जाने वाले वो पहले गैर भारतीय हैं। उम्मीद की जा रही है कि 54 वर्षीय चंद्रशेखर इस औद्योगिक घराने को निदेशक मंडल में हाल ही में मचे घमासान के साए से निकालते हुए भविष्य के विकास की राह पर ले जाएंगे। चंद्रशेखर को देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को टॉप पर पहुंचाने का श्रेय जाता है। टाटा समूह की बागडोर संभालने के बाद चंद्रशेखरन ने कहा कि इस जिम्मेदारी से वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उन्हें वो जिम्मेदारी मिली है, वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। It's 150th anniversary. I've been very proud of being part of the Tata family, and I look forward to working with all the group entities, bringing the group together
to make an impact both in terms of business and also in terms of the society at large. And thank you. I look forward to the opportunity to serve the group in this new role for the years to come and seek support from everyone. रघुवर सरकार द्वारा पारित सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन विधेयक के विरोध की गूंज अब दिल्ली में भी गूंजेगी। विधेयक पारित होने के पहले संशोधित विधेयक के विरोध में जिस तरह राज्य के आदिवासी मूलवासी संगठन आंदोलन करते चले आ रहे हैं, सरकार द्वारा उनके आंदोलन को नजरअंदाज किए जाने से नाराज आदिवासी मूलवासी संगठन दिल्ली पहुंचकर संसद भवन के नजदीक आंदोलन करने की तैयारी में है। मुंबई के गोरेगांव में बीती रात बीच बाजार में 28 साल की महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गीता दुबे नाम की महिला ने रात 9 बजे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ऑटो रिक्शा लिया था और वो घर जा रही थी। ये घटना तब हुई जब ऑटो वाले ने पान खाने के लिए गाड़ी रोकी। इसी बीच गीता पर चाकू से हमला हो गया। जख्मी गीता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि गीता पर हमला करने वाला कौन है और उसने हमला क्यों किया। गोरेगांव पुलिस एरिया में स्टेशन के पास एक 28 साल की महिला, उनका नाम है गीता दुबे, ये उधर स्टेशन पे रिक्शा हायर करने के लिए खड़ी थी। रिक्शा में बैठने के बाद किसी अनजान आदमी ने आकर उनको चाकू से उनके गले में और छाती के ऊपर वार किया, तो उनको जख्मी अवस्था में सिद्धार्थ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और ट्रीटमेंट के दरमियान उनकी मौत हुई है। और हमने इसका मर्डर का गुना दाखिल किया है और उसके बारे में तहकीकात चालू। कर्नाटक के यादगीर जिले में टेम्पो और टैंकर में जबरदस्त टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 43 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को यादगीर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि है। इस मौके पर शिव भक्त भगवान शिव को खुश करने के लिए अलग अलग तरह से भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात के सूरत में शिव भक्तों ने 15 फुट का अनूठा शिवलिंग बनाया है, जिसके दर्शन भक्त आज से कर सकते हैं। अगले 7 दिन तक भक्त इस अनोखे शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। करीब 11 लाख रुद्राक्ष से बना ये शिवलिंग शिव भक्तों के लिए श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है। 15 फीट लंबे और 7 फीट चौड़े शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने के लिए शिव भक्तों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 15 फीट ऊंचा, 11 लाख रुद्राक्ष का और 7.5 फुट चौड़े ये महादेव जी है और भक्ति शक्ति और अनेक प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाले। इसके सानिध्य में हम आते हैं तो रुद्राक्ष की औरा हमारे तन मन धन के रोग का निवारण करती है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में एक शॉपिंग सेंटर में एक हल्के विमान के टकरा जाने से कम 5 लोग मारे गए हैं। ये विमान मेलबर्न के स्मॉल एसेंटन एयरपोर्ट से उड़ा था और संभवतः इंजन फेल हो जाने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि पुलिस के अनुसार जब प्लेन टकराया तो उस समय शॉपिंग सेंटर बंद था और संभवतः उसके अंदर रहने वाले किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। विक्टोरिया प्रांत के पुलिस मंत्री लिसा नेविली के मुताबिक ये विमान पास के बेस स्ट्रेट से स्थित तस्मानिया किंग आइलैंड जा रहा था और इसमें सवार सभी 5 लोग मारे गए हैं। शॉपिंग सेंटर के प्रवक्ता ने बताया कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होकर सेंटर के पिछले वेयर हाउस पर गिरा, लेकिन उसमें सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं।